गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आखिर ये इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ 2016 के अंदर, 2016 में इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए, ये तो समझ में आ जाता है कि 2016 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन अब ये आता है कि जब भी कभी भी कोई भी लॉ, जब भी कभी भी कोई भी कानून इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ एम के साथ होता है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो आखिर क्यों हुआ, क्या पर्पस थे, क्या उद्देश्य था इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने का। देखिए, ऐसी कंपनीज जो सिक बन गई हैं, सिक कंपनी मतलब होता है लॉस मेकिंग कंपनी। वो कंपनी जो घाटे में चल रही है, वो कंपनी जो लॉस कर रही है, ऐसी कंपनी को हम सिक कंपनी, वो कंपनी जो बीमार पड़ गई है। बीमार किस सेंस में बोल रहे हैं हम? बीमार बोल रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन उस कंपनी की अच्छी नहीं है, उस कंपनी को बोला जाता है सिक कंपनी। तो अगर कोई भी कंपनी सिक हो गई है, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, तो हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये कोशिश करता है कि दोबारा से उस कंपनी को रिवाइव किया जा सके, दोबारा से उस कंपनी को रिवाइटल की गोली दी जा सके। रिवाइव करना, रिवाइव करने का मतलब दोबारा से एनर्जेटिक कर देना। एड देखा होगा ना, सलमान खान रिवाइटल की गोली लेता है। तो कोशिश करी जाए कि उस कंपनी को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए, दोबारा से उस कंपनी को हेल्दी कंपनी बना दिया जाए, दोबारा से उस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया जाए और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सही कर दिया जाए। तो अगर कोई भी कंपनी सिक कंपनी है तो हमारा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कोशिश करता है उस कंपनी को दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर एक काम करो, कंपनी को वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। पहले तो हम ये ट्राई मारेंगे कि यार कंपनी बच जाए, कंपनी बंद ना हो, कंपनी को किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, रिवाइव कर दिया जाए। लेकिन अगर हमें लगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, कंपनी तो बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है उसका, अब उसे दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है उस कंपनी के अंदर, तो फिर एक काम करो, कंपनी को वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। इसलिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर इंडिया में लाया गया। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि आखिर ये इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि सिक कंपनी की डेफिनेशन हमें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। देखिए, सिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसके सालों से इकट्ठे हो रहे लॉसेस उसके प्रॉफिट के या तो इक्वल हो चुके हैं या फिर उससे ज्यादा हो गए हैं। कहने का मतलब है, अगर कंपनी के लॉस यहां पर है तो कंपनी के प्रॉफिट यहां पर है, मतलब दोनों इक्वल है, बराबर है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी के जितने प्रॉफिट है, लॉसेस उससे ज्यादा है। तो कंपनी कमा कुछ भी नहीं रही है, कंपनी चल घाटे में रही है। जिस साल में कंपनी का लॉस उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है, वो कंपनी सिक बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं समझाता हूं। मान के चले हम एक बार यहां पर 2012 को ले लेते हैं और हम यहां पर देखते हैं लॉसेस और अब हम देखते हैं प्रॉफिट्स। समझते हैं, सपोज करो 2012 में कंपनी के लॉसेस है 50 करोड़ और कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 100 करोड़, तो कंपनी सिक कंपनी नहीं है क्योंकि लॉसेस कम है। सपोज करो 2013 में कंपनी के अंदर 25 करोड़ लॉस ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया लॉस, तो टोटल लॉसेस कितने हो गए? 75 करोड़। लेकिन प्रॉफिट पहले जितना ही है, 100 करोड़। लेकिन अभी भी कंपनी सिक नहीं है क्योंकि जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट के इक्वल नहीं हुए या उससे ज्यादा नहीं हुए। सपोज करो 2014 के अंदर 25 करोड़ और इंक्रीज हो गया लॉस, तो टोटल लॉसेस हो गए आपके 100 करोड़ और प्रॉफिट भी आपके कितने हैं? 100 करोड़। यहां पर जो कंपनी है वो सिक बन गई है।
यहां पर कंपनी सिक कंपनी बन गई है क्योंकि इक्वल हो गए हैं लॉसेस और प्रॉफिट, इसको बोला जाता है सिक कंपनी। तो अभी तक हमने देखा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। उसका पहला ऑब्जेक्टिव था रिवाइव करना उन कंपनीज को जो कंपनी सिक बन गई है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उन कंपनीज को वाइंड अप कर देना बंद कर देना। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। अब क्वेश्चन ये आता है और स्टूडेंट के दिमाग में भी आता है, सर आपने बोला इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया, सर आने की कहानी क्या थी इसकी? क्या सर 2016 से पहले कंपनियां सिक नहीं बनती थी? क्या सर 2016 से पहले कंपनीज इंसॉल्वेंट नहीं होती थी? क्या उनकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन खराब नहीं होती थी? होती थी, बिल्कुल होती थी। 2016 से पहले भी कंपनी सिक बनती थी। तो सर फिर ये तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड तो 2016 में आया है, उससे पहले कौन सा कानून था जो कंपनीज को, सिक कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता था, रिवाइव कर देता था, रिवाइटल की गोली दे देता था? तो भैया अगर हम बात करें 2016 से पहले, तो हम पढ़ते हैं कि आखिर आईबीसी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। देखिए 2016 से पहले इंडिया के पास में कानून तो थे जो कंपनी को रिवाइव करने की बात करते थे, लेकिन कोई एक सिंगल कानून नहीं था, बल्कि बहुत सारे कानून थे। जैसे एक था आपका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो कि 1985 में आया था। एक था आपका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो कि 1993 में आया था। एक था आपका सार्फ एसआई जो कि आपका 2002 में आया था। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास में कानून नहीं थे, कानून थे हमारे पास में। दिक्कत ये थी कि ये जो कानून थे, ये कोई एक अकेला कानून इतना एडिक्वेट नहीं था, इतना कैपेबल नहीं था कि अकेला कानून जो है वो कंपनीज को रिवाइव कर दे। तो हमें ये सभी कानून को फुलफिल करते हुए, सभी लॉज को फुलफिल करते हुए कंपनीज को रिवाइव करने की कोशिश करनी पड़ती थी। और क्योंकि लॉज बहुत ज्यादा थे, तो उस केस में क्या हो जाता था, उस केस में देखिए ये लिखा हुआ है कि डिले हो जाता था। अरे बात समझ में, उस केस में क्या हो जाता था, उस केस में डिले हो जाता था, लेट हो जाता था। देखो डिले हो जाता था और रिजल्ट क्या निकलता था, रिजल्ट निकलता था क्योंकि लेट हो गए हम कंपनी को रिवाइव करने में। आप किसी बीमार कंपनी को रिवाइटल की गोली देने में लेट हो जाओगे तो मर जाएगी ना वो, तो वो बंद हो जाती थी। या फिर हम उसका किसी दूसरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्जर कर देते थे। जैसे कि मान के चलो ए कंपनी जो है वो सिक कंपनी है, और मान के चलो बी कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो अब ए कंपनी जो है वो सिक कंपनी है, उसकी हालत खराब है, या तो उसको बंद कर दो, या फिर एक काम करो उसे बी कंपनी प्रॉफिट के अंदर मर्ज कर दो, तो कम से कम कंपनी के एम्प्लॉइज बेरोजगार तो नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं था, 2016 से पहले हमारे पास में कोई कानून नहीं थे रिवाइव करने के लिए। कानून तो थे लेकिन सिंगल कानून नहीं था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि इतने सारे कानून को फुलफिल करने के चक्कर में कंपनीज को रिवाइव कर पाना बहुत लेट हो जाता था, बहुत डिले हो जाता था, और रिजल्ट ये निकलता था कि कंपनीज जो है वो वाइंड अप हो जाती थी, कंपनीज जो है वो बंद हो जाती थी। इसलिए हमें उस वक्त जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हमारे पास में एक ऐसा सिंगल कानून हो कि हम सिर्फ उसी कानून को फॉलो कर दें और कंपनीज को रिवाइव कर ले। हमें बहुत सारे कानून को मानने की जरूरत ना हो, हमें स्पीड अप करना था रिवाइव करने का प्रोसेस, जिससे बिजनेस को सपोर्ट मिले और वो बंद ना हो जाएं। तब जाकर हम लेकर आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड को लाया गया 2016 में। तो ये थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जन्म लेने की, पैदा होने की कहानी। चलिए स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई, अभी तक मुझे ये समझ में आ गया कि आईबीसी जो है वो 2016 में आया। सर मुझे अभी तक ये समझ में आया कि वो इसलिए आया क्योंकि एक सिंगल कानून नहीं था, तो हमको एक सिंगल ऐसा लॉ चाहिए था जो पूरी तरीके से एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, इनफ हो और कंपनीज को रिवाइव कर सके। सर मुझे अभी तक ये चीज भी समझ में आ गई कि इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्ट है कंपनी को रिवाइव कर देना, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कंपनी को वाइंड अप कर दो। यहां तक समझ में आ चुका है। अब आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है
कि ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है ये किस किस को रिवाइव कर सकता है। तो ये कंपनी को भी रिवाइव कर सकता है, ये एलएलपी को भी रिवाइव कर सकता है, ये पार्टनरशिप फर्म को भी रिवाइव कर सकता है, ये जो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं उनको भी रिवाइव कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर स्टैट्यूटरी कंपनी जो है वो क्या होती है। देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में बताऊं, एक तो नॉर्मल कंपनीज होती है ये जो कि आपके कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है ये अपने स्पेसिफिक एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, खुद के पर्सनल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद में। एग्जाम्पल, ये कंपनीज एक्ट को फॉलो तो करती हैं लेकिन रजिस्टर अपने पर्सनल एक्ट के अंदर होती हैं। जो नॉर्मल कंपनियां हैं वो सभी कंपनीज एक्ट के अंदर जाकर रजिस्टर हो जाती है। स्टैट्यूटरी कंपनी का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मानकर चल सकते हैं कि जैसे हो गई आपकी आरबीआई जो कि 1934 एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपकी हो गई एलआईसी, इसके अलावा आईसीएमए जो आप कर रहे हो, इसके अलावा आईसीएसआई सीएस, इसके अलावा आईसीएआई चार्टेड अकाउंटेंट, ये सभी स्टैट्यूटरी कंपनी के अंदर काउंट किए जाते हैं क्योंकि ये खुद के पर्सनल एक्ट में रजिस्टर्ड है। इंडिविजुअल अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है उसको भी रिवाइव करने का, तो कंपनी रिवाइव कर दी, एलएलपी कर दी, पार्टनरशिप फर्म कर दी, स्टैट्यूटरी कंपनी कर दी, इवन किसी इंडिविजुअल आदमी को भी रिवाइव कर दिया। और इसके अलावा अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दे कि भैया तुम उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी रिवाइव करने का काम आईबीसी ही करेगा, तो फिर उसको रिवाइव करने का काम करना पड़ेगा। चलिए यहां तक कि अभी तक हमने बात कर ली। अब मेरे से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये देखा है जब भी कभी भी कोई भी लॉ कानून एक्ट आता है तो सर जब भी कोई भी एक्ट आएगा, जब भी कोई कानून आएगा तो उसके अंदर सर कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होती है सर। वो अथॉरिटी उस एक्ट के अंदर मेन काम कर रही होती है। तो आईबीसी के अंदर मेन काम है कंपनी को रिवाइव कर देने का, इंसॉल्वेंट सिक कंपनीज, लॉस मेकिंग कंपनीज को हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट कर देने का। सर अथॉरिटी कौन है? अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअल हैं और आप सिक बन चुके हैं तो फिर उस केस में आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास में जाएंगे और खुद को रिवाइव करवा लेंगे, खुद को हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर कंपनी है या फिर एलएलपी है तो उस केस में आप डीआरटी के पास नहीं जाते बल्कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर अब समझ में आ गया, सर मुझे यह समझ में आ गया कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो मैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की हेल्प से रिवाइव हो जाऊंगा, अगर मैं खुद इंडिविजुअल हूं तो मैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की मदद से रिवाइव हो जाऊंगा। कंपनीज और एलएलपी के केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के थ्रू रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन सर मेरा एक डाउट है सर मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करें सर मैं पार्टनरशिप फर्म चलाता हूं, सपोज करें सर कि मेरी पार्टनरशिप फर्म सिक बन गई है, सपोज करें सर मैं उसको रिवाइव करना चाहता हूं इसलिए मैंने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगा दी, सपोज करें सर डीआरटी ने एक ऑर्डर पास करा, हो सकता है वो ऑर्डर हो कि इसको रिवाइव कर दो, हो सकता है शायद ऐसा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डीआरटी बोले अब इसको रिवाइव नहीं कर सकते, बंद कर दो। सर जो भी ऑर्डर डीआरटी ने पास किया मैं सर उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं सर, मुझे लगता है डीआरटी का ऑर्डर सही नहीं है सर। मेरी पार्टनरशिप फर्म की एप्लीकेशन मैंने डीआरटी को लगाई थी, डीआरटी ने अपना ऑर्डर पास करा, मैं उसके ऑर्डर से ना खुश हूं सर, मैं क्या करूं? मैं डीआरटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगा सकता हूं क्या? अगर मुझे डीआरटी का ऑर्डर पसंद नहीं आता क्या मैं किसी और के पास में एप्लीकेशन लगा सकता हूं, अपील फाइल कर सकता हूं? जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में, ये डीआरटी की अपीलेट अथॉरिटी होती है। आप डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में जाकर अपील लगा सकते हो डीआरटी के ऑर्डर के खिलाफ। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गई सर मेरे कहानी। सर क्या इसी तरीके से अगर मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लगाई कि मेरी कंपनी सिक बन गई है आप रिवाइव कर दो, सर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करा लेकिन मुझे लगता है सर वो ऑर्डर सही नहीं है, तो फिर एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ आप इसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाओ जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई।
तो देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज करें। देखिए मेरी आदत है मैं रिवाइज साथ में कराता रहता हूं, जिससे कि आप लोग हमने जो अभी तक पढ़ा है वो एकदम माइंड में क्लियर हो, तभी जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आता रहे, मन लगा रहे। देखें, हमने देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016 में इंडिया के अंदर। इसलिए आया क्योंकि हमें एक सिंगल कानून की जरूरत थी जो कंपनीज को रिवाइव कर सके। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है कंपनीज को रिवाइव कर देना, दोबारा से हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट कर देना, जिससे कंपनी कम से कम बंद ना हो, क्योंकि जब कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, लेबर सबका लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है कंपनी को रिवाइव कर पाना, तो एक काम कर दो, फिर उसको बंद कर दो। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, एलएलपी पर भी एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म पर भी एप्लीकेबल है, स्टैट्यूटरी कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और कल को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और के लिए अप्लाई कर देगा तो हम उसका भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर रिवाइव करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें अथॉरिटी कौन है? अगर पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल का केस है तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसके ऑर्डर के खिलाफ इसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाओ, डीआरएटी के पास। अगर कंपनी या एलएलपी का केस है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके ऑर्डर के खिलाफ उसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास में चले जाओ। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। मैंने बार बार बोला दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों मेन ऑब्जेक्ट यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया। इसके जो ऑब्जेक्ट है वो एक तो है कंपनी को रिवाइव कर देना, और दूसरा है अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कंपनी को क्या कर देना? कंपनी को बंद कर देना। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको रिवाइव करने का आखिर प्रोसेस क्या होता है। अब रिवाइव करने के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके नीचे काम करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम आईबीबीआई बोलते हैं। उसके नीचे काम करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के नीचे काम करता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब भी कोई कंपनी सिक बन जाती है, बीमार बन जाती है, तो ये सब लोग मिलकर उस कंपनी को रिवाइव करने का काम करते हैं, या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता तो वाइंड अप करने का ऑर्डर पास करते हैं। अब मैं एक बार आपको ये समझाता हूं कि आखिर रिवाइव करने का काम चलता कैसे है, होता कैसे है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समरी समझाऊंगा, और मैं आपको समरी क्यों समझाऊंगा, जिससे एक बार अगर अपने दिमाग में समरी क्लियर हो गई तो फिर हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये है आपका क्रेडिटर। कौन है? एचडीएफसी बैंक। हम मानकर चलते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कंपनी को लोन दिया था। रिलायंस कंपनी को क्या दिया था? रिलायंस कंपनी को लोन दिया था। तो एचडीएफसी बैंक ने अगर पैसा दिया है रिलायंस को, तो एचडीएफसी बैंक अपना पैसा वापस भी मांगता होगा, इसलिए हम एचडीएफसी बैंक को बोलते हैं क्रेडिटर। और क्योंकि रिलायंस ने पैसा लिया है और उसे पैसा वापस करना है, तो हम रिलायंस को बोलेंगे यहां पर डेटर। अब देखिए एचडीएफसी बैंक ने नोटिस दिया। क्या दिया? एचडीएफसी बैंक ने नोटिस दिया, क्रेडिटर ने नोटिस दिया इस डेटर को कि मेरा पैसा मुझे रीपे कर दो। लेकिन जो डेटर है उसने पैसा रीपे नहीं किया। तो हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि इफ क्रेडिटर गेव नोटिस, अगर क्रेडिटर ने नोटिस दिया था बट डेटर नॉट पेड अमाउंट, लेकिन जो डेटर है मतलब रिलायंस कंपनी, अगर उसने पैसा रीपे नहीं किया, रीपेड अमाउंट, अगर उसने पैसा रीपे नहीं किया, तो फिर ये जो क्रेडिटर है एचडीएफसी बैंक, इसको ऐसा शक होता है कि शायद तक जो कंपनी है वो हो सकता है कि लॉस मेकिंग कंपनी कन्वर्ट हो गई हो। तो देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में एक एप्लीकेशन लगा रहा है।
उसमें वो ये बोल रहा है कि सर मुझको ऐसा लगता है कि रिलायंस कंपनी सिक बन गई है, क्योंकि मैंने उसको नोटिस दिया था और उसने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मतलब एनसीएलटी अपने लेवल पर रिलायंस कंपनी को चेक करें कि क्या वो सच में सिक बन गई है, और अगर सर वो सच में सिक बन गई है तो फिर उसको रिवाइव कर दो। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्रेडिटर ने बोला एनसीएलटी को कि सर मुझे लगता है कंपनी सिक बन गई है, आप रिवाइव कर दो। ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ना, ये खुद से ऐसा नहीं है रिलायंस कंपनी के अंदर जाकर उसके अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को चेक करके देखेगी क्या सच में कंपनी सिक है, नहीं, बल्कि ये बोल देगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से। अभी पिछली वाली स्लाइड में देखिए मैंने आपको यही बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल सबसे ऊपर है, उसके नीचे काम कर रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो एनसीएलटी बोलेगा आईबीबीआई से कि जाओ कंपनी के अंदर जाकर चेक करो कि कंपनी सिक बनी है कि नहीं बनी। तो सबसे पहले क्रेडिटर ने बोला एनसीएलटी को, एनसीएलटी अब बोल देगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, बोर्ड है ना, ये भी खुद उस रिलायंस कंपनी के अंदर जाकर चेकिंग नहीं करेगा, बल्कि ये बोलेगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से जाकर बोलेगा जाओ कंपनी के, रिलायंस कंपनी के अंदर जाकर चेक करो क्या कंपनी सच में सिक बनी है कि नहीं बनी। और ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का ही काम होता है कि वो कंपनी के अंदर जाए, कंपनी के अंदर जाकर उसके अकाउंट्स को चेक करे और पता लगाए कि क्या सच में कंपनी सिक बन गई है। आ रही है बात यहां तक समझ में? तो देखो अभी तक हुआ क्या, सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि कंपनी सिक बनी है कि नहीं बनी, हम ये चेक कर रहे हैं। तो क्रेडिटर ने बोला एनसीएलटी को कि चेक करो, एनसीएलटी ने बोला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को चेक करो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को बोला, इसने एक्चुअली में चेक किया इसने एक्चुअली में, और चेक करके इसने क्या किया, कंफर्म किया। फिर ये बोलेगा आईबीबीआई से कि कंपनी जो है वो सिक बन गई है, आईबीबीआई एनसीएलटी से बोलेगा कंपनी भैया सिक बन गई है, एनसीएलटी क्रेडिटर से बोलेगा भैया कंपनी सिक बन गई है, अब हम इसको रिवाइव करते हैं। अभी तक हमने कंपनी को चेक किया, अब रिवाइव करने का काम कैसे होगा, अब दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा। एनसीएलटी जो है वो दोबारा से आईबीबीआई से बोलेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ये बताया कंपनी सिक बन गई है, अब जाओ कंपनी के अंदर जाकर मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसी स्कीम बन सकती है जिससे कंपनी को रिवाइव करे। तो स्कीम बनाने की कोशिश करो। कौन बोल रहा है, एनसीएलटी। किसको बोल रहा है, आईबीबीआई को। आईबीबीआई फिर दोबारा से खुद नहीं जाएगा, अब की बार किसको बोलेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को बोलेगा। और वो किसको बोलेगा, वो जो प्रोफेशनल जो रिजोल्यूशन जो बनाएगा दोबारा से स्कीम को और रिवाइव करेगा। देखियो यही लिखा हुआ है, अगर कंपनी सिक बन जाती है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो है वो एजेंसी से बोलता है कि जाओ कोशिश करो कंपनी को रिवाइव करने की किसी ना किसी तरीके से। और ये जो एजेंसी है ये खुद नहीं जाती, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलती है कि जाओ। तो देखो अब दो चीजें हो गई, पहला हुआ कंपनी को चेक करने का प्रोसेस कि सिक है कि नहीं, तो कैसे हुआ, क्रेडिटर से एनसीएलटी, एनसीएलटी से आईबीबीआई, आईबीबीआई से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये हो गया कंपनी को चेक करने का। अब स्कीम बनाने का, तो एनसीएलटी से आईबीबीआई सेम है, आईबीबीआई से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एजेंसी, इसको प्रोफेशनल एजेंसी भी बोलते हैं, और फिर ये बोलेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये अभी तक मैंने आपको ये रिवाइव करने का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट में बताया है। देखिए ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, इसका काम होता है कि कुछ ना कुछ स्कीम बनाने की कोशिश करना, मेक एनी स्कीम टू रिवाइव कंपनी। अब वो स्कीम कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो ये बोल दे कि भैया आपकी जो कंपनी है उसके अंदर प्रेजेंट में 50 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन 50 एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, एक काम कर दो आप 20 को निकाल दो कंपनी से, तो पैसा बचेगा और 30 एम्प्लॉइज जो हैं वो आपकी कंपनी में बच जाएंगे, रिमेनिंग 30
एम्प्लॉइज। हो सकता है शायद ऐसी स्कीम बना दे, हो सकता है ऐसी बना दे कि जो कंपनी सिक बन गई है, एक काम करो उसे मर्ज कर दो, मर्जर कर दो उसका किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर, तो कम से कम ये कंपनी इसमें चली जाएगी तो इसके एम्प्लॉइज, लेबर, शेयर होल्डर भी इसके बन जाएंगे, तो वो कंपनी के लोगों का लॉस नहीं होगा। या फिर ऐसा बोल सकता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी का टेक ओवर कर ले। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है और कौन सी स्कीम बन सकती है। बोलेगा एनसीएलटी आईबीबीआई से कि स्कीम बनाओ, आईबीबीआई बोलेगा एजेंसी से, एजेंसी इसको भेज देगा और तब जाकर स्कीम बनाई जाएगी। अब अगर हम एक बार शुरू से देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016 में, क्योंकि हमें एक सिंगल लॉ की जरूरत थी इसलिए इसको लाया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा ये जो है वो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, कंपनीज को रिवाइव करना अगर पॉसिबल है, अदरवाइज वाइंड अप कर देना जब ऐसा लगे कि किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं कर सकते। एप्लीकेबल कंपनी पर भी होता है, एलएलपी पर भी होता है, पार्टनरशिप फर्म पर भी होता है, स्टैट्यूटरी कंपनी पर भी होता है, इंडिविजुअल इंसान पर भी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कल को किसी और को नोटिफाई कर दे तो उस पर भी हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके अंदर अथॉरिटी कौन कौन होती है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आप इंडिविजुअल हो तो फिर होगा डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसके अगेंस्ट में डीआरएटी, डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर आपकी कंपनी है या फिर आपकी एलएलपी है तो आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, उसके अगेंस्ट में नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। होता कैसे है, क्रेडिटर एनसीएलटी से बोलता है चेक करो सिक बन गई है, एनसीएलटी आईबीबीआई से बोलता है चेक करो कंपनी सिक बन गई है, आईबीबीआई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से बोलता है चेक करो कंपनी सिक बन गई है। अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोलता है हाँ जी मैंने चेक कर लिया कंपनी सिक है, तो एनसीएलटी फिर आईबीबीआई से बोलता है चलो रिवाइव करने की कोशिश करो, आईबीबीआई एजेंसी से बोलता है रिवाइव करने की कोशिश करो, एजेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से बोलती है रिवाइव करने की कोशिश करो, स्कीम बनाओ। यहां तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि हम जब से बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, आखिर ये होता क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जिस कानून को अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उस कानून के अंदर ये बोर्ड को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आईबीबीआई का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईबीबीआई के अंदर कौन कौन बैठा होता है, आईबीबीआई के अंदर देखिए चेयरपर्सन बैठा होता है जो इसका मेन आदमी होता है, चेयरपर्सन बैठा होता है। इसके अलावा इसके मेंबर्स भी बैठे रहते हैं। अच्छा सर, आपने बोला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि कंपनीज को रिवाइव करने का काम कर रहा है, उसके अंदर आईबीबीआई का होना जरूरी है। सर समझ में आ गया, सर ये भी समझ में आ गया, इसके अंदर बोर्ड के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि कंपनीज को रिवाइव करने का काम करते हैं। सर इस बोर्ड को बनाता कौन है, इस बोर्ड को बनाती है हमारी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बोर्ड होता है एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और कंपनी के पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास में भी होती हैं। मैं समझता हूं आप लोगों ने इंटर और फाइनल दोनों में कंपनी लॉ पढ़ी होगी, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको पता होगा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास में सेपरेट लीगल एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी के पास में कॉमन सील की कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी जो है उसको सिटीजन माना जाता है, सिटीजनशिप भी होती है उसके पास में, रेजिडेंट भी माना जाता है, जिस कंट्री के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी की होती हैं वो सभी आईबीबीआई की होती हैं, क्योंकि ये भी खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इसका बनना जरूरी होता है, ये कंपनीज को रिवाइव करने का काम करती है, और इसका मेन हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए अब बात ये आती है कि सर आखिर ये काम क्या करता है, जो आपका ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, ये कुछ काम भी तो करता होगा ना। देखिए मैंने आपको बोला सबसे ऊपर है हमारा एनसीएलटी इस एक्ट के अंदर, उसके नीचे है आईबीबीआई, और उसके नीचे मैंने आपको बताया एक तो एजेंसी है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, और एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। तो इन सबको संभालता कौन है, आईबीबीआई संभालता है। आईबीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीएलटी संभाल रही है।
तो एजेंसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कौन जो है वो एजेंसी की तरह काम कर सकता है, कौन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, कौन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बन सकता है, इनके सभी रूल्स रेगुलेशन, इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इनकी कितनी फीस होगी, इनकी क्या ड्यूटीज होंगी, इनके पूरे लॉज बनाना। मतलब कहने का मतलब है आईबीबीआई जो है वो इनको मैनेज करता है, इनको बोलता है जाओ जाकर कंपनी में ये काम करो, पता लगाओ सिक बनी है कि नहीं बनी, और बन गई है तो कंपनी को रिवाइव करो, और फिर उनको मॉनिटर करता है। कौन एजेंसी की तरह काम कर सकता है, कौन होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कौन होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये सब कुछ डिसाइड करने की पावर आईबीबीआई के पास में है। इन तीनों का ये करता धरता है। चलिए, मैंने आपसे बोला आईबीबीआई के अंदर देखिए एक तो कौन होता है, एक तो होता है चेयरपर्सन, और उसके अलावा होते हैं इसमें मेंबर्स। सर इनको अपॉइंट कौन करता है? अरे अभी अभी तो बताया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है ना इस बोर्ड को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन मेंबर्स को। अच्छा सर, सर कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सर अगर किसी ने 5 साल काम कर लिया चेयरपर्सन और मेंबर की तरह, लेकिन सर काम बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर उसके काम से, हमें लग रहा है सर उसको दोबारा से रीअपॉइंट कर ले, हाँ तो कर लो, रीअपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इतना ध्यान रखना, इनकी मैक्सिमम एज 65 साल हो सकती है। 65 साल से ऊपर का आदमी जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर की तरह काम नहीं कर सकता। अब इस बात को एक मैं थोड़ा सा इक्वेशन में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए, समझने की कोशिश करिए। ए नाम का बंदा है जिसको आपने या तो चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट करा या फिर आपने इसे मेंबर की तरह अपॉइंट करा। समझे? इसकी जो एज थी जब ये अपॉइंट हुआ तब इसकी एज थी 62 ईयर्स। हमने बोला वैसे तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन मैक्सिमम एज 65 साल तक काम कर सकता है, तो ये सिर्फ 3 साल ही काम कर पाएगा क्योंकि इसकी उम्र 65 साल होने पर आ गई है। लेकिन सोचिए कि अगर इसकी उम्र 62 साल 62 ईयर्स ना होके 40 साल होती, तो फिर ये 5 साल के लिए अपॉइंट होता और तब ये टोटल 45 साल का हो जाता। सर मैं अगर इसको रिवाइव करना चाहूं कर दो, और 5 साल के लिए, फिर ये 50 साल का हो जाएगा। सर और रीअपॉइंट करना चाहूं कर दो 5 साल के लिए, फिर ये 55 का हो जाएगा। सर और रीअपॉइंट कर दो 5 साल के लिए, फिर ये 60 का हो जाएगा। सर और रीअपॉइंट कर दूं 5 साल के लिए, कर दो 65 का हो जाएगा। सर और कर दूं, नहीं, मैक्सिमम एज 65 साल, इससे ऊपर का आदमी अब आईबीसी के अंदर काम नहीं कर सकता। बच्चा बोलता है सर समझ में आ गया मुझे, आईबीबीआई के बारे में जो जो आपने बताया सब समझ में आ गया। आपने आईबीबीआई के बारे में बताया आईबीसी में बनना जरूरी है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका मेन काम जो होता है वो मेन काम होता है, एक तो जो आपकी एजेंसी है, इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन, इनको मैनेज करना, इनकी अपॉइंटमेंट देखना, इनका रिमूवल देखना, इनकी ड्यूटी, मतलब इनका करता धरता होता है सर। और इसके अंदर जो लोग अपॉइंट होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम एज होती है सर 65 ईयर्स। समझ में आ गया? चलिए, अब बात करेंगे हम एजेंसी। अब हम आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है वो आईबीबीआई के अंदर काम करती है, आपने अभी अभी हमको बताया, तो यही बात फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है आईबीसी कोड के अंदर। कौन एस्टेब्लिश करता है? आईबीबीआई करता है। अगर आज आपको आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की तरह काम करना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, आईबीबीआई से जाके सर्टिफिकेट ले लो, तब जाकर काम कर सकते हो। अच्छा सर समझ में आ गया। सर एक बात बताओ, आईबीबीआई जो है वो एक टाइम पर किसी एक को ही सर्टिफिकेट इशू करता है एजेंसी की तरह काम करने का, या एक से ज्यादा को भी कर सकता है? भैया इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट राज्य आते हैं, एक एजेंसी पूरे इंडिया को संभाल लेगी? नहीं यार, बहुत सारी एजेंसियों को ये देता है पावर, तो एक बार में बहुत सारी एजेंसियां रजिस्टर्ड हो जाती। चलिए सर, मेरी एक कंपनी है, क्या मैं उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर आईपीए वाली एजेंसी बना दूं क्या? ये वाली एजेंसी बना सकता हूं? बना सकते हो अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है कि चैरिटेबल कंपनी, मतलब वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि सोशल वर्क के लिए काम कर रही है, लोगों के फायदे के लिए। अगर ये है आपकी कंपनी,
तो फिर आप इसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की तरह खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। सर मेरी एक और डाउट ये है कि सर एक कंपनी है मेरी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, तो सर क्या आंख बंद करके मैं इसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की तरह रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ, आईबीबीआई से सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, या और कोई कंडीशन भी है? दो कंडीशन और है सर। कौन कौन सी है दो कंडीशन? पहली कंडीशन है कि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कम से कम 10 करोड़ की होनी जरूरी है, 10 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ से कम ना हो। एंड सर दूसरी कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 5 करोड़। क्या सर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए तो काम चलेगा? नहीं भैया, बीच में एंड लिखा है और नहीं लिखा, दोनों कंडीशंस का पूरा होना मैंडेटरी है। तो सर मुझे अभी तक जो आपकी बात समझ में आई है ना, वो ये चीज समझ में आई है इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से रिलेटेड कि अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, नेटवर्थ कम से कम 10 करोड़ की हो, शेयर कैपिटल कम से कम 5 करोड़ की हो, और आईबीबीआई से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये समझ में आ गया सर मुझको। चलिए ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था अब, एक मिनट सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक कंपनी है जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। सर ये सेक्शन 8 कंपनी है और इसकी नेटवर्थ और पेड अप कैपिटल भी उतनी है जितनी आप बोल रहे हो, 10 करोड़ 5 करोड़। क्या सर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की तरह काम कर सकती है? यस सर। बीइंग ह्यूमन की एक सब्सिडरी कंपनी है, किसकी? बीइंग ह्यूमन की सर, उसका नाम है एबीसी। सर वो भी सेक्शन 8 कंपनी है और वो भी नेटवर्थ और पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। क्या वो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की तरह काम कर सकती है? यस। अच्छा सर, इस एबीसी की भी एक सब्सिडरी कंपनी है XYZ। सर वो भी सेक्शन 8 कंपनी है और इन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। वो कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी तो कर सकती है लेकिन सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं कर सकती है। देखो, सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो एबीसी जो है वो बीइंग ह्यूमन की सब्सिडरी थी, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी कर सकती थी। लेकिन XYZ तो खुद सब्सिडरी है, किसकी? जो ऑलरेडी सब्सिडरी है उसकी, तो ये नहीं कर सकती। आ रही है बात यहां तक समझ में? चलिए अब इसके फिर, तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अब बात आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये एक इंडिविजुअल आदमी होता है और एजेंसी के पास रजिस्टर्ड होता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आईबीबीआई के पास में रजिस्टर्ड होता है। याद रखिएगा इस चीज को, यहां तक क्लियर है? तो इतना याद रखना, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो वर्क करता है, काम जो करता है, वो करता तो एजेंसी के अंडर में है, वो करता तो एजेंसी के अंडर में है, लेकिन रजिस्टर्ड आईबीबीआई के पास होता है, ये रजिस्टर्ड एजेंसी के पास होता है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कौन किसके पास में रजिस्टर्ड है, एक बार हम ये देखें तो आईबीबीआई रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एजेंसी रजिस्टर्ड है आईबीबीआई के पास, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है एजेंसी के पास, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रजिस्टर्ड है आईबीबीआई के पास। तो आईबीबीआई के पास में एजेंसी और यूटिलिटी, क्योंकि इसका काम सिर्फ ये चेक करना होता है कंपनी सिक है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 जो था हमारा, पहली क्लास जो थी, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि आखिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जब लाया गया तो क्यों लाया गया, किस पर्पस के साथ में, किस ऑब्जेक्ट के साथ में लाया गया। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि सिक कंपनी का मीनिंग क्या होता है।
फिर हमने ये भी देखा था कि आखिर इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर, लॉ के अंदर कौन कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, ये कोड किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और आखिर इस कोड के अंदर जो हम एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसकी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक समरी बताई थी जो कि आपको आना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये वाली क्लास पढ़ने से पहले आप लोग हमारा पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिएगा इसका, तभी जाकर ये आपके लिए काम की होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट कि ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सीएमए फाइनल के अंदर है तो ये आपका 10 मार्क्स कवर करता है आराम से, और अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर है, सीएस प्रोफेशनल के अंदर है, तो फिर उस केस में ये आपका 50 मार्क्स को लेकर चलता है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एनसीएलटी सबसे मेन अथॉरिटी है, उसके नीचे आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आता है, एंड बाकी के अथॉरिटीज हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सब चीज हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं आगे, और आज का हमारा टॉपिक है मेन CIRP। CIRP का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सर ये क्या होता है? हालांकि मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। जब भी कोई कंपनी सिक हो जाती है, जब भी कोई कंपनी बीमार हो जाती है प्रॉफिट के सेंस में, जब भी किसी कंपनी के लॉसेस, जब भी किसी कंपनी के लॉसेस उसके प्रॉफिट के इक्वल हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस, लॉस या तो प्रॉफिट के बराबर है या ज्यादा है, तो कंपनी बीमार है, तो कोशिश करी जाती है कि उस कंपनी को रिवाइव कर दे। रिवाइव मतलब रिवाइटल की गोली दे दें, दोबारा एनर्जेटिक कर दें, दोबारा प्रॉफिट, जो लॉसेज और प्रॉफिट बराबर थे हम प्रॉफिट को बढ़ा दें। हम कैसे करते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, स्टोरी के अंदर, स्टोरी के थ्रू चलता है ये प्रोसेस। अगर वो स्टोरी आपको समझ में आ गई तो बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है जब भी कोई कंपनी सिक हो जाती है तो इस प्रोसेस के थ्रू कोशिश करी जाती है उसको दोबारा से रिवाइव करने की। कैसे करी जाती है मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने पहले ही बोला हुआ है स्टूडेंट्स, समरी जरूर पढ़ लेना जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, तभी आप यहां पर समझ पाओगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई कंपनी सिक हो जाती है तो एप्लीकेशन लगाई जाती है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है, और उसको बताया जाता है कि फलानी कंपनी सिक हो गई है, फलानी कंपनी बीमार हो गई है, आप प्लीज चेक कर लो कि क्या सच में बीमार हो गई है, क्या सच में उसके लॉसेस उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा है, या फिर नाटक कर रही है क्योंकि पैसा रिटर्न नहीं करना चाहती, झूठ बोल रही है, या सच में बीमार है। अगर है, लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कंपनी सिक है, तो फिर रिवाइव करो कंपनी को, आप प्रोसेस को चालू करो और कंपनी को रिवाइव करो। क्वेश्चन ये आता है कि एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? हु कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी रिगार्डिंग नॉन पेमेंट बाय कंपनी? कंपनी ने पेमेंट नहीं दिया क्रेडिटर को और कंपनी सिक बन गई है, तो कौन ऐसा पर्सन है जो ऑथोराइज्ड है एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाने के लिए कि मेरी नजर में शायद कंपनी सिक हो गई है, आप चेक करो और उसे रिवाइव करो। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुन लो। फाइनेंशियल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है और बोल सकता है कंपनी सिक बन गई है, रिवाइव करो।
या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है, या इवन खुद कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैं अभी इन तीनों का मतलब आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे सब समझे आप। अभी तक स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला CIRP का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी सिक बन जाती है तो कोशिश किया जाता है कि उस कंपनी को रिवाइव किया जाए, दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया जाए, और उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन कौन लगा सकता है। एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद लगा सकता है। क्वेश्चन अब ये आता है कि सर फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से। आपको ये तो पता है क्रेडिटर कौन होता है, जो आपसे मांगता है, उसने कुछ आपको दिया था, अब वो वापस रिकॉल कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, HDFC बैंक ने रिलायंस को पैसा दिया, पैसा क्या दिया, मनी, उधार पर। तो HDFC क्रेडिटर है, रिलायंस डेटर है, रिलायंस डेटर है। HDFC बैंक अब क्या वापस मांगेगा रिलायंस से, अपना पैसा। वो क्रेडिटर मतलब HDFC बैंक, जो सामने वाले डेटर मतलब रिलायंस से पैसा फाइनेंस वापस मांग रहा है, उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब पैसे वापस मांगने वाला क्रेडिटर। दूसरा मैंने बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सर ये कौन होता है? अमूल कंपनी है, ये क्या करती है, दूध बेचती है, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट करती है, दूध भी, इसका हम मिल्क ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना भैया। बटर ले लेते हैं, चलो बटर ले लेते हैं कि ये बटर का पैकेट सेल करती है। मोहित बंसल क्लासेस जो हमारी कंपनी है, उसने 1000 अमूल बटर के पैकेट्स इसको डिमांड किए। मोहित बंसल क्लासेस ने बोला मुझे 1000 बटर के पैकेट्स सप्लाई कर दो, और पैसा एडवांस में पे कर दिया हमने। तो हम कौन, अच्छा पैसा एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अमूल ने अभी तक हमें बटर के पैकेट्स नहीं दिए। तो स्टूडेंट इस केस में हम कौन है, हम है क्रेडिटर, हम है क्रेडिटर, और अमूल हो गया हमारा डेटर। स्टूडेंट्स इस केस में क्रेडिटर इस डेटर से, अमूल से क्या मांग रहा है, पैसा मांग रहा है? नहीं, प्रोडक्ट मांग रहा है, प्रोडक्ट, गुड्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है? गुड्स मांग रहा है। अगर कोई क्रेडिटर डेटर से मतलब मोहित बंसल क्लासेस अमूल से पैसा नहीं मांग रही, गुड्स मांग रही है, क्योंकि पैसा वो एडवांस में पे कर चुकी है, वो सामान मांग रही है कि भैया मैं आपसे अपना सामान लेना चाहता हूं जिसका मैंने पैसा आपको पहले ही दे दिया, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, कि कम से कम मेरा काम धंधा तो चलने दो भाई। तो अगर कोई क्रेडिटर पैसा वापस मांगता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर कोई क्रेडिटर पैसा नहीं मांगता, गुड्स वापस, वो बोलता है सप्लाई दे दो, तो उस केस में वो ऑपरेशनल क्रेडिटर। तीसरा मैंने बोला कि खुद कॉर्पोरेट डेटर भी लगा सकता है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है वो कंपनी, जैसे इस केस में रिलायंस या यहाँ पे अमूल, उसको खुद को लगे कि यार मैं सिक बन गई हूं, अब मैं काम सही से नहीं कर पा रही हूं, अब मैं अपने डेटर्स को पैसा या प्रोडक्ट्स वापस नहीं कर पा रही हूं, और मुझे लगता है कि मेरी हालत बड़ी गंभीर हो गई है, मैं थोड़े दिनों बाद में वाइंड अप बंद हो जाऊं। तो इससे बढ़िया है कि खुद ही चली जाए वो कंपनी NCLT के पास और बोले NCLT हमको रिवाइव कर दो भैया, हम तो हो गए अब सिक कंपनी। तो अभी तक मैंने आपको बच्चों बताया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनीज को, सिक कंपनीज को दोबारा से रिवाइव करने की, रिहेबिलिट करने की, हेल्दी कंपनी बनाने की, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने की कोशिश करी जाती है। उसके लिए NCLT को पहले, ये अथॉरिटी है, इसको बताना पड़ता है कि फलानी कंपनी सिक बन गई है, प्लीज उसे रिवाइव कर दो। इसको बताने के लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगा सकता है। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया सर, लेकिन सर मेरा एक डाउट है, अगर वो डाउट सॉल्व कर दे,
मैंने कहा बताओ क्या डाउट है। सर सपोज करो HDFC बैंक ने रिलायंस को पैसे दिए और HDFC बैंक रिलायंस से पैसे वापस मांग रहा है। आप बोल रहे हो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, आप बोल रहे हो ये NCLT के पास एप्लीकेशन लगा दे सकता है इसको रिवाइव करने के लिए। पर सपोज करो सर कि जो पैसे दिए थे HDFC बैंक ने वो 1 लाख रुपए दिए थे। अरे नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो सेक्शन 6 है ना वो साफ साफ शब्दों में बोलता है कि जो डिफॉल्ट है वो कम से कम 1 करोड़ की हो या उससे ज्यादा की। पहले 1 लाख थी ये लिमिट, अमेंड हो गई है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट्स के साथ में पढ़ रहे हैं, पूरा अमेंडेड है, न्यू है जो आपकी कोर्स में एग्जाम में अप्लाई होगा। याद रखिएगा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कंपनी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ तब लगेगी जब मामला कम से कम 1 करोड़ का हो। अगर 1 करोड़ से नीचे का मामला है तो फिर CIRP के अंडर में इसको रिवाइव करने का प्रोसेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कम है नो CIRP। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगा सकता है, और मुझे समझ में आ गया कम से कम डिफॉल्ट 1 करोड़ की होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलो। सर मुझे एक बात बता दो, जब आपने ये चैप्टर पढ़ाया था हमें, जो आपने पार्ट 1 क्लास ली थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सर मुझे तो बस इतनी सी बात बता दो कि क्या कोई भी कंपनी सिक हो जाए, एनी कंपनी अगर सिक बन जाती है तो उसको इस CIRP प्रोसेस के अंदर रिवाइव किया जा सकता है? नहीं, हर कंपनी को रिवाइव नहीं किया जाता। अगर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो वो CIRP के अंदर नहीं आती, सॉरी म्यूचुअल फंड नहीं आता, पेंशन फंड नहीं आता, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं आता, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते, इनके खुद के अलग प्रोविजन चलते हैं। इनके अलावा बाकी जो कंपनी बच गई, चाहे से वो मार्केटिंग करती है, चाहे से वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और चाहे से वो कुछ भी करती है, उन कंपनीज के ऊपर CIRP का प्रोसेस चल जाएगा, उनको रिवाइव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी इनमें से किसी में फॉल होती है तो CIRP के थ्रू उसको रिवाइव नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी तक ये समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है कंपनी को रिवाइव करना। फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन तब लगेगी जब डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ रुपए का हो, और ये जो सामने आपने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है इनके ऊपर CIRP का प्रोसेस अप्लाई नहीं होता, ये खुद से अलग से अपना रिवाइवल देख ले। ठीक है सर समझ गया, बस एक क्वेश्चन तो बता दो अब मुझको, बताओ क्या सर क्या कभी ऐसा भी होता है, सपोज करो सर, सपोज करो कोई कंपनी है सर और वो कंपनी इनमें से किसी में फॉल नहीं हो रही है, मतलब उसके ऊपर CIRP का प्रोसेस चल सकता है, हाँ तो चल, अगर इनमें फॉल नहीं हो रहा है तो चल सकता है। लेकिन सर सपोज करो कोई कंपनी ऑलरेडी रिवाइवल के प्रोसेस के अंडर है, ऑलरेडी किसी कंपनी का रिवाइवल प्रोसेस चल रहा है, क्या दोबारा से उसका एक नया प्रोसेस चल सकता? अरे नहीं यार, कैसी बातें करते रहते। अगर कोई कंपनी पहले से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से निकल रही है तो नई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, चल तो रहा है आपका प्रोसेस, दोबारा से क्यों लगा रहे हो जाने दो ना इसको। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है सर मेरा। सर सपोज करो कि कोई कंपनी है सर, वो कंपनी सिक बन गई थी, तो सर हमने रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट करवाया NCLT के थ्रू, हमने प्रोसेस फॉलो किया सर, कंपनी सिक बन गई, हम NCLT के पास गए, बोले भैया हमें रिवाइव कर दो, NCLT ने सर हमें रिवाइव कर दिया।
रिवाइव्ड, कंपनी को रिवाइव कर दिया, हो गई कंपनी रिवाइव। लेकिन सर 12 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, लिखना हमको 12 मंथ्स, समझाने के लिए मैं 1 साल बोल रहा हूं। 12 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी दोबारा से सिक बन गई, क्या फिर से उसको रिवाइव करें? एनसीएलटी बोलेगा भग जाओ यहां से, पीटूंगा बहुत जोर से। यही काम है मेरे पास में, बस एक ही कंपनी को बार बार रिवाइव करते रहो। आए थे ना तुम पहले, करा था ना मैंने तुमको रिवाइव, फिर दोबारा से सिक बन गए, इसका मतलब है तुमसे तुम्हारा काम संभल नहीं रहा है, इसका मतलब है तुम कंपनी चला नहीं सकते हो, इसका मतलब है तुम कंपनी को बंद ही कर दो, अब मैं तुम्हें रिवाइव नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी सीआईआरपी के प्रोसेस में है तो दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। अगर किसी का रिवाइवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा से सिक बन जाती है तो फिर नहीं लगाई जा सकती, 12 महीने के अंदर लगाई नहीं जा सकती दोबारा से, 12 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कोई कंपनी सिक बनी थी, उसको रिवाइव कर दिया, और एनसीएलटी ने बोला था, एनसीएलटी ने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी थी कि अगले 12 महीने तक इस तरीके से बिजनेस करना। एनसीएलटी बता के गया था कि देखो मैंने तुम्हारी बीमारी सुधार दी है, मैंने तुम्हें दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया, मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं 12 महीने तक ना, अगले 12 महीने तक ऐसे 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 जो मैं कंडीशन बता रहा हूं वैसे वैसे काम करना। अगर तुमने उन 12 महीने के अंदर मेरी बताई हुई कंडीशन तोड़ी, मैं दोबारा से तुम्हारे को एप्लीकेशन नहीं लगाने दूंगा रिवाइवल का। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट बोलता है चलो सर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि ये लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते रिवाइवल के लिए, समझा? एक और समझा दो, मैटर को खत्म करो। अबे यार एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था, मैंने आपको सिंपली क्या बोला था, एनसीएलटी ना ट्राई करता है कि कंपनी को हम रिवाइव कर दें, कोशिश करता है एनसीएलटी। उस एनसीएलटी का पहला कोशिश यही होता है कि यार कंपनी को रिवाइव कर दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनी को हम रिवाइव नहीं कर, कंपनी इतनी गर्त में चली गई है, कंपनी इतनी लॉस में चली गई है कि अब कुछ भी कर लो, कोई भी प्लान बना लो, उसको किसी के संग मर्ज कर दो, उसको किसी से टेक ओवर करवा दो, अब बेड़ा गर्क हो चुका है उस कंपनी का, वो कंपनी अब नहीं आ सकती दोबारा से प्रॉफिट में, तो फिर उस कंपनी को रिवाइव नहीं किया जाता, बल्कि उस कंपनी को लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है, उस कंपनी का वाइंड अप स्टार्ट हो जाता है, उसको बंद करना बेहतर रहता है। क्योंकि यार अगर कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में चली गई है ना, तो उस कंपनी को दोबारा से आप रिवाइव नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आप जबरदस्ती कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जिसके साथ में आपने उसको मर्ज वर्ज किया है वो कंपनी और बेचारी लॉस में चली जाएगी, और बेचारे एम्प्लॉइज का कुछ नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया सबके प्रॉफिट में एक ही बात रहेगी, एक काम करो उस कंपनी को लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया कि कर दो यार कंपनी को लिक्विडेट कर दो यार, कंपनी को वाइंड अप कर दो यार, कंपनी को बंद। अब जब ऑर्डर आ गया और कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, क्या अब आप दोबारा से सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो एनसीएलटी के पास? एनसीएलटी बोलेगा चार्टा मारूंगा खींच के कंपनी में, पहले बोला ना कि तुम नहीं हो सकते रिवाइव, कराना मना तुमको, सब कुछ चेक कर करा के ही तो तुमको लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है, दोबारा एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कब कब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती सीआईआरपी का प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए, कंपनी को रिवाइव करने के लिए, अगर कंपनी ऑलरेडी रिवाइवल के प्रोसेस में है तो नहीं लगाई जा सकती। अगर कंपनी का अभी अभी रिवाइवल हुआ है और अभी तक 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, तो 12 महीने तक तो रुको कम से कम। अगर कंपनी का अभी अभी रिवाइवल हुआ है, 12 महीने के अंदर आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी जो एनसीएलटी बता के गया था वो फुलफिल नहीं कर, या फिर कंपनी का ऑलरेडी लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो रिवाइज भी साथ में करते हुए हमें चलना चाहिए।
मैंने आपको बताया सीआईआरपी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी को हम रिवाइव करते हैं। एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद। बात ये आती है फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जो पैसा वापस मांगता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? जो गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज मांगता है। इसके अलावा बात अब ये आ जाती है कि कितने का डिफॉल्ट होना कंपलसरी है, तभी जाकर इसके अंदर इसे रिवाइव किया जाएगा। कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा। उसके बाद ये आ जाती कि ये कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता, इन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। इन 4 में से कोई भी अगर सिचुएशन है तो एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। अब हम बढ़ते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं। नॉर्मली इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अभी तक जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, बट यहां से भी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, मैं ना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात तो मैं क्लियर कर दूं। मैंने जाने कितने बच्चे पढ़ाए हैं सीएमए, सीए, सीएस के अंदर, पता नहीं इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए ना मैंने। ज्यादातर ये देखा है कि बच्चे जो है ना वो इसको लेके बड़ा टेंशन में रहते हैं। टॉपिक को, ये टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक, देखो टेंशन की बात नहीं, स्टोरी वाइज समझना है। अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई ना तो फिर तुम्हें याद भी नहीं करना, तुम अपने आप ही बना लोगे ऐसा होता है वैसा होता है। बस तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना है और मैं जो समझा रहा हूं वो समझना है। मैं एक एक चीज को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल। आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है, अब आ गया समझ में। थ्योरी सिर्फ रटनी नहीं पड़ेगी आपको, टेंशन ना लेना, बस ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अब देखिए, अब हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे एप्लीकेशन कैसे लगाएगा, कौन से फॉर्म में लगाएगा, कितने फीस पे करेगा, कितने दिनों के अंदर उसको एनसीएलटी जवाब देगी, एनसीएलटी उसकी लगाई गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी, अगर एक्सेप्ट करेगी तो कैसे कैसे करेगी, रिजेक्ट करेगी तो क्यों करेगी। ये सब चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। पहले हम फाइनेंशियल क्रेडिटर का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ऑपरेशनल क्रेडिटर का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ये सेक्शन 7 में है, वो सेक्शन 9 में है, उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 10 में है। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बड़ा मजा आएगा। एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कंपनी को पैसा उधार पे दिया, फिर बोला वापस दे दो मुझको। रिलायंस ने मना कर दिया या वो नहीं दे पाई। नॉट रिपेड का मतलब ऐसा नहीं कि मना ही कर दिया मैं नहीं दे रही, ऐसा नहीं, नहीं दे पाई, पैसा नहीं पहुंचा। कुल मिलाकर बात यह है कि एचडीएफसी तक पैसा रिफंड रीपेमेंट नहीं हुआ। एचडीएफसी कौन बन गई हमारे केस में? फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्या करेगी? एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएगी। क्या लिखेगी उस एप्लीकेशन के अंदर? कि आई थिंक, ये लिखेगी आई थिंक रिलायंस हैज बिकम सिक कंपनी। एचडीएफसी लिखेगी कि मुझे लगता है कि रिलायंस कंपनी सिक बन गई है, आप प्लीज चेक करें कि क्या सच में सिक बन गई है। अगर हाँ तो प्लीज इसको आप रिवाइव करें, बंद ना करें, रिवाइव करें, जिससे चले और ये हमारा पैसा दे दे और इसका भी धंधा पानी चले। क्वेश्चन ये आता है कि ये तो मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया, एक्चुअली में लगाएगी कैसे? तो जो एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास लगाई जाएगी फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, वो फॉर्म नंबर 1 में लगाई जाएगी। फॉर्म नंबर 1 का ना एक खुद का एक परफॉर्मा होता है, वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, कंपनी में जाओगे तो प्रैक्टिकली देख लोगे जब ट्रेनिंग पे प्रैक्टिस पे होंगे। वो फॉर्म नंबर 1 में लिखा होता है कि क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, कौन सी डेट पे पेमेंट किया था, इनवॉइसेस साथ में अटैच कर दो, सबूत अटैच कर दो, ये सब चीजें। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जब भी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाता है तो फॉर्म नंबर 1 में लगाता है और 25,000 रुपए की फीस पेमेंट करनी पड़ती है। सर फीस क्यों पेमेंट करनी पड़ती है सर? आज अगर एचडीएफसी को बेचारे को लॉस हुआ
और वो एनसीएलटी से मदद मांग रहा है फॉर्म नंबर 1 के अंदर कि रिलायंस से मुझे मेरा पैसा वापस दिलवा दो, इसको रिवाइव कर दो। 25,000 क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है बच्चों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे क्रेडिटर भी होते हैं जो झूठी एप्लीकेशन लगा देते हैं, हम उसको फ्राइवुलस एप्लीकेशन बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? फ्राइवुलस, फ्रॉड वाली एप्लीकेशन, की कंपनी को बदनाम करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी। तो अगर आप उनसे 25,000 रुपए लोगे, अगर एनसीएलटी उनसे 25,000 रुपए लेगी, तो जो फ्रॉड लोग होंगे ना, वो नहीं लगाएंगे और एनसीएलटी के पास में जेन्युइन एप्लीकेशन जाएगी। ये 25,000 एनसीएलटी रिफंड कर देगी, बाद में दे देगी, रखेगी नहीं। सॉरी। तो एनसीएलटी के पास में फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई फॉर्म नंबर 1 में 25,000 रुपए के साथ। अब इस फॉर्म नंबर 1 के साथ में ना कुछ चीजें अटैच भी करी जाती हैं। वो क्या क्या चीजें अटैच करी जाती है, बहुत ध्यान से अटैच। एक तो ये करी, अब आप खुद बताइए, एक बात सोचिएगा स्टूडेंट, मुझे एक बात और, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एचडीएफसी डायरेक्टली एनसीएलटी के पास गया होगा। पहले एचडीएफसी ने रिलायंस को, मतलब कॉर्पोरेट डेटर को लगाई होगी ना एप्लीकेशन कि यार पैसा वापस कर दो वरना मुझको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा। तो जो फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लगाई जा रही है ना, उसके साथ में हम कॉपी अटैच करेंगे उस एप्लीकेशन की जो पहले कॉर्पोरेट डेटर रिलायंस को दी गई थी। प्लस थर्ड पॉइंट पे आइएगा डायरेक्टली, सेकंड पॉइंट में अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लग रही है, 25,000 रुपए के साथ में लग रही है, और एचडीएफसी ने रिलायंस को पहले जो एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉपी भी अटैच कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली एनसीएलटी के पास नहीं आए, हम पहले कॉर्पोरेट डेटर के पास गए। दूसरी बात, ये प्रूफ भी देना पड़ेगा, इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि जो क्रेडिटर है, मतलब जो एचडीएफसी बैंक है, वो फ्राइवुलस एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है, बल्कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस कंपनी को बदनाम करने के लिए। तो इसका एक सबूत, एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में एक तो वो अपनी तरफ से प्रूफ दे देगा, और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है, या सॉरी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है, उसका एफिडेविट, उसके थ्रू एक लेटर बनवा लेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी लिखकर दे देगी, हाँ ये फ्राइवुलस नहीं है, ये सही। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी को रिवाइव करने के लिए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 में लगाएगा, 25,000 रुपए की फीस के साथ लगाएगा, वो कॉपी अटैच करेगा जो कॉर्पोरेट डेटर को लगाई थी, प्लस वो ये प्रूफ देगा कि वो जेन्युइन आदमी है, वो फ्रॉड आदमी नहीं है। उसके अलावा पता है स्टूडेंट्स, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो एचडीएफसी जब एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाए तो वो बस ये बोले कि मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं फॉर्म नंबर 1 में, प्लस मैंने इसको जो कॉपी दी थी वो अटैच कर देता हूं, अपना प्रूफ दे देता हूं कि मैं फ्रॉड आदमी नहीं हूं, दैट्स इट, खत्म। एनसीएलटी जी आप रिवाइव कर लो, ये भी ठीक है। ये पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन, ये तो लगे ही लगे, ये तो सेम हो जाए, प्लस एचडीएफसी अपनी तरफ से बोल दे एनसीएलटी को कि साहब मैं आपको एक सलाह दूं, एचडीएफसी फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल रहा है एनसीएलटी की, साहब आपको एक सलाह दूं, मैं ना एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जानता हूं, मैं एक आदमी को जानता हूं जिसको महारत हासिल है, एक्सपर्ट आदमी है कंपनियों को रिवाइव करने में। अगर आप चाहो तो मैं आपको उसका नाम दे देता हूं, आप ना उससे बात कर लो, वो इस कंपनी को रिवाइव कर देगा जल्दी से। तो आपको कोई नया बंदा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनसीएलटी जी आपकी मदद हो जाएगी और रिलायंस भी जल्दी रिवाइव हो जाएगा और मुझे भी मेरा पैसा आराम से मिल जाएगा। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहे तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसका नाम दे सकता है, अगर चाहे तो। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, एक बात को सोचिए, अगर एचडीएफसी सच में किसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है एनसीएलटी को,
तो ऐसा तो नहीं है ना कि उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से पूछा ही नहीं होगा। सपोज करो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अक्षय कुमार है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अक्षय कुमार को पता ही नहीं है कि एचडीएफसी ने इनका नाम दे दिया है इसको रिवाइव करने का। नहीं, पहले अक्षय कुमार से कंसेंट ले ली होगी, पहले अक्षय कुमार से उसकी मर्जी पूछ ली होगी, फॉर्म नंबर 2 में अक्षय कुमार ने अपनी कंसेंट दे दी होगी, और तभी तो जाकर इन्होंने ये साथ में अटैच किया होगा। तो मैं अब दोबारा से बता देता हूं स्टूडेंट्स, बहुत ही आराम से, जिससे और आपको क्लियर समझ में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार आप समझने में भले से थोड़ा टाइम लगा लो बच्चों, सॉरी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएगा एनसीएलटी को, तो फॉर्म नंबर 1 में लगाएगा, 25,000 रुपए फीस के साथ में लगाएगा, जो कॉर्पोरेट डेटर को एप्लीकेशन दी थी साथ में वो अटैच करेगा। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है तो उसका कंसेंट होगा कि वो आदमी अक्षय कुमार बनने को तैयार है, वो अपनी तरफ से हाँ लिख के देगा। प्लस ये फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है। अब एप्लीकेशन किसके पास आ गई? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या चेक करेगा? एनसीएलटी चेक करेगा कि मुझे एडमिट करना है कि नहीं, ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा, तो सर अब तक मैं समझ गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएगा, और स्टूडेंट्स आज तबीयत खराब है, और एनसीएलटी चेक करेगा कि इसकी एप्लीकेशन को मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट कर दूं। सर कितने दिन मिलते हैं एनसीएलटी को ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए? 14 दिन। 14 डेज के अंदर अंदर वो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सर अगर एक्सेप्ट किया तो, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो 7 दिन के अंदर अंदर बोल देगा। किसको? दोनों को बोलेगा, क्रेडिटर को और डेटर को, दोनों को, कि भैया एप्लीकेशन आई थी फॉर्म नंबर 1 में, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, हम रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू कर। और अगर सर रिजेक्ट किया तो देखो हो सकता है 2 सिचुएशन आ जाए। पहला, एक तो एनसीएलटी डायरेक्टली रिजेक्ट ही मार दे कि चल चल ऐसे, तुम्हारी तो एप्लीकेशन ही बेकार है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है एनसीएलटी को लगे कि एप्लीकेशन में थोड़ी कमियां है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो उसको रेक्टिफाई करने को दे सकता है और 7 दिन का टाइम दे। तो हो क्या गया पूरा प्रोसेस। अब एक बार ऐसे टाइम लिमिट से समझ लो, मैं तुम्हें टाइम लिमिट से समझा दूं, देखो यहां पे लिख के। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई, जिस दिन एप्लीकेशन मिली उसके 14 डेज के अंदर एनसीएलटी ने एक्सेप्ट करा या रिजेक्ट करा। अगर एक्सेप्ट करा तो 7 दिन में बता दिया, अगर रिजेक्ट किया तो 7 दिन दिए रेक्टिफाई करने को, और उसने रेक्टिफाई करके भेज दिया तो दोबारा चेक करेगा और फिर अप्रूव कर देगा अगर उसे सही लगे। इतना छोटा सा प्रोसेस है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अभी, और ये चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है, पूरा सब कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एक चीज पूरी लिखी हुई है। और ये नोट्स आपको वीडियो के लिंक में, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनीज को रिवाइव किया जाता है। एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास में फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर कोई भी लगा सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ की या उससे ज्यादा, 1 करोड़ से कम है तो सीआईआरपी के अंडर नहीं आता। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कुछ वो कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर सीआईआरपी का प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। उसके अलावा हमने पढ़ा कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी सीआईआरपी के प्रोसेस में चल रही है, या जो रिवाइव हो गई है 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, या उन 12 महीने के अंदर एनसीएलटी की बताई हुई कंडीशन ब्रीच कर दी, या फिर वो लिक्विडेशन की स्टेज में जा चुकी है, तो इन केसेस में एप्लीकेशन नहीं लग सकती। उसके बाद फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में होता क्या है, एप्लीकेशन कैसे लगती है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म नंबर 1 में 25,000 रुपए के साथ में एप्लीकेशन लगाता है एनसीएलटी को, उसके साथ में अटैच करता है एक तो जो पहले एप्लीकेशन उसने
नोटिस दिया था, एप्लीकेशन दी थी कॉर्पोरेट डेटर को, उसकी कॉपी, प्रूफ देता है कि ये एप्लीकेशन फ्राइबुलस फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। और तीसरा, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है तो फॉर्म नंबर 2 में उसकी कंसेंट देता है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा एनसीएलटी को 14 डेज का टाइम मिलता है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो अगले 7 दिन में फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को बता देती है एक्सेप्ट हो गया। अगर वो रिजेक्ट करती है तो 7 दिन का टाइम देती है रेक्टिफाई करने को, और फिर जब रेक्टिफाई होके आ जाता है तो अगले 7 दिन के अंदर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब हम चलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर का केस समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में एप्लीकेशन लगाना आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। सर समझा दो, एक बार समझा देता हूं। देख स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं और ये हमारे डेटर है अमूल, क्योंकि ये हमको बटर के पैकेट नहीं दे रहे। ठीक है ये चीज, तो आप समझिए स्टूडेंट बहुत आराम से। इस केस में ना पहले हम एप्लीकेशन लगाएंगे इनको। देखो डायरेक्टली ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी को एप्लीकेशन नहीं लगाता, उसमें भी नहीं लगा रहा था, यहां भी नहीं लगाता। पहले क्या होता है, ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, मतलब मोहित बंसल क्लासेस, ये एप्लीकेशन लगाती है अमूल को, मतलब डेटर को, और बोलती है देखो दे दो पेमेंट, मतलब हमारे बटर दे दो, गुड्स दे दो, प्रोडक्ट्स दे दो, नहीं दे पा रहे हो तो पैसा वापस कर, पर कुछ तो करो भाई। और फॉर्म नंबर 3 में ये नोटिस दिया जाता है, इसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, डिमांड नोटिस बोला जाता है। क्लियर? देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको डिमांड नोटिस बोला जाता है। डायरेक्टली एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल नहीं करता ऑपरेशनल क्रेडिटर, बल्कि पहले इस डेटर को फाइल करता है, फॉर्म नंबर 3 में फाइल करता है डिमांड नोटिस के साथ। और कितने दिन का टाइम दिया जाता है इसको? 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर हमको या तो प्रोडक्ट्स दे दो या हमारा पैसा वापस कर दो। अच्छा एक और चीज याद रखना बच्चों, फॉर्म नंबर 3 में जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है ना यहाँ पर, उसके साथ में फॉर्म नंबर 4 भी हम अटैच करके भेज देते हैं, ये बताने के लिए कि देखो हमने तुम्हें पैसा दिया था, इसी बात से ही मत मुकर जाना कि हमने तुम्हें पैसा दिया। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में आखिर हो क्या रहा है? ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो डेटर को डिमांड नोटिस दे रहा है। क्या दे रहा है? डिमांड नोटिस दे रहा है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 3 में, प्लस फॉर्म नंबर 4 में इनवॉइस अटैच कर रहा है कि हमने तुम्हें पेमेंट दिया था, बात से मुकरना मत। अब ये जो डेटर है मतलब अमूल, इसको कितने दिन का टाइम मिल रहा है? 10 दिन का। 10 दिन के अंदर ये क्या करे? 10 दिन के अंदर या तो ये प्रोडक्ट दे या फिर पैसा वापस करे, या कम से कम कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो दे। अगर 10 दिन निकल गए और इसने कुछ भी नहीं किया तो फिर अब ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है मोहित बंसल क्लासेस, अब ये अमूल से बोलेगा कि देख मैंने तुझे एक टाइम दिया था एक्स्ट्रा 10 दिन का, डिमांड नोटिस के फॉर्म में मैंने तेरे को फॉर्म नंबर 3 दिया, फॉर्म नंबर 4 साथ में दिया, 10 दिन का टाइम दिया, वो 10 दिन निकल गए, तूने कुछ नहीं करा, अब मैं जा रहा हूं एनसीएलटी के पास, अब मैं एनसीएलटी के पास जा रहा हूं एप्लीकेशन लगाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है कि इसके पास में 10 दिन का टाइम था, अगर 10 दिन निकल गए इसने कुछ भी नहीं किया तो अब एप्लीकेशन एनसीएलटी को लगाई जाएगी फॉर्म नंबर 5 में। फॉर्म नंबर 5 में एप्लीकेशन लगाई जाएगी, 2000 रुपए के साथ में लगाई जाएगी। आ रही है बात समझ में? और क्या क्या अटैच किया जाएगा? वही सब अटैच किया जाएगा जो हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले में देखा था कि एक तो जो इसको नोटिस दिया था डिमांड नोटिस, एक तो उसकी कॉपी, प्लस हम जेन्युइन है वो,
प्लस अगर कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो फॉर्म नंबर 2 में उसकी कंसेंट, और आगे का प्रोसेस भी एज इट इज रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी को 14 डेज का टाइम मिलेगा चेक करने को, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी या रेक्टिफाई, एज इट इज सब कुछ सेम है। बस इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज आया कि पहले हमने डिमांड नोटिस दे दिया डेटर। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर हम दोनों प्रोसेस को देखें, फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले को भी आप चाहो और ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले को भी आप चाहो, तो कुछ चीजें सेम मिली। फॉर्म हमने यहां पर काफी भर लिए, मैं दोबारा से फॉर्म याद करवा दूं आपको। फॉर्म नंबर एक तो हमने भरा 1, उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी। फॉर्म नंबर 2 उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कंसेंट है। फॉर्म नंबर 3 डिमांड नोटिस प्लस 4 इनवॉइसेस डिमांड नोटिस के साथ में। फॉर्म नंबर 5 एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, और फॉर्म नंबर 2 दोनों में कॉमन है। बाकी एनसीएलटी को टाइम जो है वो हमेशा 14 डेज का मिलता है। एक्सेप्ट किया तो अगले 7 दिन में इंटीमेट करेगा, एक्सेप्ट कर लिया, अगर रिजेक्ट किया तो रेक्टिफाई करने को फिर 7 दिन देते। प्रोसेस दोनों में सेम है, बस ये डिफरेंस है। अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा बच्चों। स्टूडेंट बोलता है कि चलो सर ठीक है, ये सब कुछ आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं सब कुछ समझ गया, एक लास्ट और बता दो सर मुझे। मैंने कहा लास्ट बताओ क्या है। सर आपने बोला था एनसीएलटी के पास या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर खुद कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। हाँ जी, कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सर अगर कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगाएगा तो कौन से फॉर्म में? अभी फॉर्म नंबर 1 से 5 पे आ गए ना, तो फॉर्म नंबर 6 में लगाएगा 20,000 रुपए के साथ। बच्चों पैसा याद रखना, फाइनेंशियल क्रेडिटर 25,000, ऑपरेशनल क्रेडिटर 2,000, कॉर्पोरेट डेटर खुद अगर लगा रहा है तो 20,000। और टाइम वही है, एनसीएलटी को 14 डेज का टाइम मिलेगा और एक्सेप्ट कर लिया 7 दिन में बता देगा, अदरवाइज रेक्टिफाई कर देगा। तो कंडीशंस जो है वो तीनों के अंदर सेम है, बस आपको फॉर्म नंबर 1 से लेके 6 तक अच्छे से याद रखना है। यहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों आया था, उसके क्या ऑब्जेक्ट थे इसके अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों आया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके अंदर कौन कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन कौन लगा सकता है एनसीएलटी को, कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। और हमने तीनों प्रोसेस भी पढ़ लिए एप्लीकेशन लगाने के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहां तक रखते हैं। देन उसके बाद में एक और पार्ट आएगा और ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आपका टोटल खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का है आपके लिए, और अगर आप सीएस कर रहे हैं तो 50 मार्क्स का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं बहुत ही ज्यादा इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर चीज को एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्योरली अमेंडेड है, टोटल अमेंडमेंट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कंपनी लॉ की मिल जाएगी, ऑडिट की मिल जाएगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन ओएम अगर इंटर में है तो ओएमएसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आप पेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको मेरी टीम पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी।
बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लगते हैं क्लासेस के, उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं अनलिमिटेड, उसमें आपको व्यूज हैं, जितनी बार चाहो देखो, रिवाइज करो, नोट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं बता दूं, हर संडे को टेस्ट लिया जाता है, और वीक में 2 बार, 2 टाइम्स, एक तो वेडनेसडे को और एक सैटरडे को क्वेरी क्लासेस रखी जाती हैं, जिससे आप लोग पूरे वीक में जितनी क्वेरी आपने इकट्ठी करी है आप इजीली उनको डिस्कस कर सकें। तो अगले वाली वीडियो में, अगले वाले पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसकी हमने 2 क्लासेस पहले ही पढ़ ली थी, उन दोनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार पहले उनको जरूर देख लें, तभी जाकर आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम आज की क्लास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, और आपके 10 मार्क्स, अगर आप सीएमए फाइनल में हैं 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे, अगर आप सीएस में हैं तो 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, क्या होता है, कौन कौन एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और खुद कॉर्पोरेट डेटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि प्रोसेस की कितने की डिफॉल्ट होना जरूरी है, कम से कम 1 करोड़ की, कब कब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, वो सिचुएशन भी देखी थी सेक्शन 11 के अंदर। उसके अलावा हमने सेक्शन 7 में और सेक्शन 7 के अंदर हमने देखा था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन लगाएगा, फॉर्म नंबर 1 में लगाएगा, प्लस उसके साथ में फॉर्म नंबर 2 में कंसेंट भी दे सकता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। ये पहले खुद कॉर्पोरेट डेटर को फॉर्म नंबर 3 में डिमांड नोटिस देगा, फॉर्म नंबर 4 साथ में अटैच करेगा इनवॉइसेस। ये सब चीजें हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक ये है कि अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP शुरू हो जाता है तो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 12 बहुत ही इजी है, और बहुत ध्यान से सुने, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि कितने टाइम के अंदर CIRP कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगी तो एनसीएलटी ने उसको चेक करा, एनसीएलटी ने उसको एक्सेप्ट करा, एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करा, उसके बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को अपॉइंट करा और कंपनी को रिवाइव कर दिया, रिजोल्यूशन प्लान बना लिया, रिवाइव कर दिया, जो मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको वही चीज कितने दिन में हो जाए, 180 दिन के अंदर। जिस दिन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया एनसीएलटी के पास, जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन लगाई, एनसीएलटी ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, उसके 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिवाइव कर दो, कैसे भी करके रिजोल्यूशन प्लान बना दो, इफेक्ट में लाओ, कंपनी को रिवाइव करो। 180 डेज के अंदर हो ही जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बार की बात है, कंपनी जो है ना वो बड़ी कंपनी थी, लार्ज कंपनी थी, काफी सारे ग्रुप भी थे उसके अंदर, वो मेन होल्डिंग कंपनी थी, उसकी बहुत सारी सब्सिडरी थी, एसोसिएट थी, बहुत सारी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। और ऐसा लगा, और ये प्रूव हो गया, ये क्लियर हो गया कि इस कंपनी को 180 दिन में रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए चाहिए चाहिए। 180 दिन में रिवाइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी, वैसे तो 180 दिन में रिवाइव हो जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं हो पाएगी रिवाइव,
तो फिर उस केस में एक्सटेंशन मिल सकता है। 180 दिन से भी ज्यादा का टाइम मिल सकता है रिवाइव करने के लिए। सर कुछ क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम कितने दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है? मैक्सिमम मिल सकता है 90 दिन का। सर एक्सटेंशन कितनी बार मिल सकता है? जैसे 180 दिन खत्म हो गए, रिवाइव नहीं हुआ, हमने एक बार एक्सटेंशन लिया, मान लो 90 दिन का, वो खत्म हो गए, रिवाइव नहीं हुआ, क्या मैं दोबारा एक्सटेंशन? ना 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 ना, विल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन। एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगा, मैक्सिमम 90 दिन तक का मिल सकता है, कम मिल सकता है, 90 दिन से ज्यादा नहीं मिलता। सर कैसे मिलेगा? सर कोई भी दे देगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब भी किसी कंपनी को रिवाइव किया जाता है ना, जब कोई कंपनी सिक बन जाती है, रिवाइव किया जाता है, तो उस कंपनी के क्रेडिटर्स की एक कमिटी बनाई जाती है, हम उसे सीओसी बोलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स ने कंपनी में पैसा लगाया है, उनका पैसा अटका पड़ा है, और कंपनी सिक हो गई है, उनका पैसा वापस नहीं कर पा रही है क्रेडिटर्स को। आज अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दे पा रही है क्योंकि वो सिक है, लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो मैं तो टेंशन में रहूंगा ना यार। मैं तो उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बैठना चाहूंगा ना कि भैया मेरे को मेरा पैसा दे दो, फिर चाहे आग लगाओ, पैसा तो दे दो यार, मेरा पैसा अटका पड़ा है भैया। तो जब भी कोई कंपनी सिक हो जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उसके क्रेडिटर्स की एक कमिटी बनती है, और जब भी उस कंपनी को रिवाइव करते हैं, सिक कंपनी को रिवाइव करते हैं, तो कंपनी में कोई भी चीज हम इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, एनसीएलटी कोई भी काम करने वाली होती है, उस क्रेडिटर्स की कमिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है, उनके सामने प्रपोजल रखना पड़ता है कि कंपनी बड़ी है, 180 दिन में रिवाइव नहीं हो पा रही है, हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। क्रेडिटर्स मीटिंग में बैठे होते हैं, प्रपोजल आता है, विचार करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि काफी क्रेडिटर्स है, और अगर वो अप्रूव कर देते हैं, अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है एक्सटेंशन लेने के लिए? कि क्रेडिटर्स की जो कमिटी है उसकी मीटिंग बुलाओ और अप्रूवल लो। कितनी परसेंट अप्रूवल चाहिए? 66%। 66% से अप्रूवल चाहिए होती। तो मैं दोबारा से बता देता हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुन ले आप, बहुत ध्यान से, कि वैसे तो 180 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 180 दिन कम पड़ रहे हैं और जेन्युइन रीजन है, कंपनी बड़ी है, तो 90 दिन तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, एक ही बार मिलेगा। उसके लिए पहला पॉइंट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला के 66% की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पहली अप्रूवल तो हमको चाहिए सीओसी की, प्लस फिर हमें फाइनल अप्रूवल चाहिए एनसीएलटी। एनसीएलटी से पहले हमें सीओसी से पूछना पड़ेगा। हम एनसीएलटी के पास जब जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, तो उससे बोलेंगे क्रेडिटर्स ने बोल दिया है, आप अप्रूव कर दो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया सर, मुझे समझ में आ गया। चलो आगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वाली वीडियो, आगे चलते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बोले सर सपोज करो सर एक कंपनी है एबीसी नाम की, सर वो कंपनी सिक हो गई है, सर हम एनसीएलटी के पास में गए कि इसको रिवाइव कर दो, सर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, बोली ठीक है हम रिवाइव करेंगे। सर एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कंपनी के अंदर भेज दिया कि जाओ कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के देखो टोटल कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी गर्त में चली गई है कंपनी, कोशिश करो कोई रिजोल्यूशन प्लान बना लो। पहले तो डिटेल निकालो कंपनी की, कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनों का पैसा देना बाकी है, कहां कहां से पैसा आ सकता है, किस तरीके से कंपनी के अफेयर्स चल रहे हैं। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया था, तो वो कंपनी में एंटर हुआ,
वो कंपनी में आया। मुझे अब एक बात बताओ कि कंपनी सिक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी में आ गया, अब वो कंपनी को चेक कर रहा है क्योंकि उसे कंपनी को एट लास्ट रिवाइव करना है, दोबारा प्रॉफिट मेकिंग बनानी है। उस दौरान क्या कंपनी के जो लोग हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएमए या बाकी जो ऑफिसर लोग हैं, क्या वो लोग बीच में टांग अड़ाएंगे अपनी? नहीं, बल्कि जब एनसीएलटी अप्रूव कर देती है एप्लीकेशन को और बोलती है हम रिवाइव कर रहे हैं और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कंपनी के अंदर भेजा जाता है, तो फिर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही कंपनी के सभी अफेयर्स को संभालता है। जो डायरेक्टर है या मैनेजर है या सीएमए, सीए, सीएस चुपचाप बैठ जाने चाहिए। इसको बस ये जो पूछे उसका जवाब दो, बकवास मत करो, क्योंकि भैया ये तुम्हें रिवाइव करने आया है। तुम्हारे ऊपर मॉरेटोरियम लग गया है, तुम्हारे ऊपर एक थोड़े टाइम का सस्पेंशन लग गया है। कंपनी उस टाइम में कोई धंधा पानी नहीं करेगी, करेगी तो इससे पूछ के करेगी। मॉरेटोरियम लग गया, एक तरह का सस्पेंशन लग गया, एक तरह की रोक लग गई। अब तुम अपनी कुछ पावर्स को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बेचारा कोशिश कर रहा है रिवाइव करने की और तुम कुछ अपना नया ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो डेली उसके लिए तो सिचुएशन चेंज होती जा रही है। उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दो ना जिसको देख के वो कंपनी को रिवाइव करे। तुम रोज कुछ नया करते हो तो भैया उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, वो रिवाइव नहीं कर पा रहा है। तो याद रखना, जब कंपनी का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, सिक कंपनी को रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी के अंदर आ जाता है, तो उस कंपनी के ऊपर और कंपनी के लोगों के ऊपर मॉरेटोरियम लग जाता है, एक तरह का सस्पेंशन लग जाता है। उस वक्त में वो कोई काम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो काम करेगा वो यही करेगा, और इस बात का पब्लिक में अनाउंसमेंट दे दिया जाता है। इस बात को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है कि कंपनी सिक हो गई है, इसको रिवाइव किया जा रहा है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आ चुका है और कंपनी के ऊपर मॉरेटोरियम लग गया है, अब कंपनी अपने ज्यादा फंक्शंस नहीं करे। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया कि 180 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, वरना 90 दिन तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया मॉरेटोरियम लग जाता है। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। सर एक बात बताओ, आपने हमको बताया था सर, आपने प्रोसेस पढ़ा दिया, पहले की 2 वीडियोस में प्रोसेस बता दिया। एक तो मैंने पहले समरी बताई थी जिससे चीजें समझ में आए, दूसरा फिर कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस बताया। सर हमको बस इतनी सी बात बता दो आप कि एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन आई थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर, किसी ने भी एप्लीकेशन लगाई थी एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को चेक कर लिया था और एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसके बाद का प्रोसेस तो यही होता है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कंपनी के अंदर भेजा जाता है और उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम होता है, और उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का आखिर काम क्या होता है? उसका काम होता है कि कंपनी के असेट्स चेक करना कितने हैं, लाइबिलिटीज चेक करना कितनी है, और ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को देना। स्टूडेंट ये सब चीजों के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये कौन होता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, सब बता चुका हूँ, आपको पहले की वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आई, उसने एक्सेप्ट करा, वो कंपनी के अंदर एक बंदे को भेजती है जिसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। वो कंपनी के अंदर जाता है और कंपनी के अंदर जाकर देखता है कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी कितनी गर्त में जा चुकी है, और कंपनी की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसकी एक रिपोर्ट बनाता है जिसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को देता है। और उसके बाद में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में फिर एक नया बंदा आता है, क्योंकि इसका काम था रिपोर्ट बनाकर देना कि कंपनी की इस वक्त की सिचुएशन आखिर है क्या। और फिर एक नया बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उसके एजेंसी के कुछ लोग आते हैं और वो लोग एट लास्ट कोशिश करते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनाकर दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी की सिचुएशन की, उसको देखते हुए कि हम कोई रिजोल्यूशन प्लान बनाए
कि इस तरीके से कंपनी को रिवाइव करो, कंपनी को मर्ज कर दो किसी प्रॉफिट मेकिंग में, उसका टेक ओवर करवा दो, ज्यादा एम्प्लॉइज है थोड़े से निकाल दो, एक दो ब्रांचेस बंद कर दो, कॉस्ट बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी ऐसा डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन अब ये आता है कि सर ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी अपॉइंट करती है कितने दिन के अंदर अपॉइंट करती है? 14 डेज के अंदर अपॉइंट करती है। जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी उसके 14 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करके कंपनी के अंदर भेज देती है। सर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम होता है कंपनी के असेट्स की, लायबिलिटीज की लिस्ट बनाना, चेक करना टोटल कितने डेटर है कंपनी के, कितने क्रेडिटर हैं, ये सब चीजें चेक करना। सर यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई। अब हमें सिर्फ एक चीज और बता दो सर कि ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है सर, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, ये जो इतनी सारी रिपोर्ट बना रहा है सर, इसको टोटल कितने दिन का टाइम मिलता है? ये टोटल 30 दिन के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसको 30 दिन के अंदर अंदर अपना सब काम करना पड़ता है। तो चलिए सर अभी तक हमको क्या क्या बातें समझ में आई? आपको अभी तक हमको ये समझ में आई 180 दिन में काम कंप्लीट करो, 90 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके अलावा मॉरेटोरियम लग जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इस बात का, और जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी उसके 14 डेज के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करके कंपनी के अंदर भेज दिया जाएगा। 30 दिन तक वो कंपनी में रहता है और उन 30 दिनों के अंदर उसे कंपनी की रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। एक तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को देता है और एनसीएलटी के पास में भी वो रिपोर्ट भेजता है। सर यहां तक की बात समझ में आ चुकी है मेरे? सर अब ये बताए आप, तो ये देखिए लिखा हुआ है बच्चों, ये नोट्स में एक एक चीज लिखी हुई है मैंने, और हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करते हुए चलिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद में हम देखते हैं, मैंने आपको बोला कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अभी अपॉइंट हुआ वो सिर्फ 30 दिनों के लिए अपॉइंट हुआ था बच्चों, इसलिए हम उसको इंट्रीम के नाम से भी जानते हैं। इंट्रीम क्यों? क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए अपॉइंट होता है ना, वो पूरे टाइम के लिए तो अपॉइंट होता नहीं है, इसलिए हम उसको इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। सर आपने बोला कि वो 30 दिनों तक काम करता है और रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद में फिर एक्चुअल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आ जाती है। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट है। मैंने पूछा बताओ क्या डाउट है? बोला सर डाउट ये है, सपोज करिए ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर सर ये टैलेंटेड आदमी है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमें फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए जो इसके बाद में आएगा, हम किसी नए बंदे को ना लाकर इसी को ही रख दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस ऐसा पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको आपने अभी 30 दिन के लिए अपॉइंट करा था ये टैलेंटेड है और इसी को फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसी को ही फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो नया बंदा चाहिए, तो आप किसी नए को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन करेगा? मैंने क्या बोला था आपको, क्रेडिटर्स की कमिटी होती है, एक तो उनसे 66% की अप्रूवल ले लो प्लस एनसीएलटी से अप्रूवल ले लो। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना अच्छे से कि जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो 14 दिन के अंदर एनसीएलटी ने अपॉइंट किया, जो 30 दिन तक के लिए अपॉइंटेड रिपोर्ट बनाकर दे रहा है, अगर चाहो तो उसी को फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बना सकते हो। उसके लिए कमिटी जो है क्रेडिटर्स की, पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एनसीएलटी से, और चाहो तो कोई टोटली न्यू भी अपॉइंट कर सकते। सर चलिए ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं और ये समझ में भी आ गई। लेकिन सर एक क्वेश्चन है सर मेरा सर क्वेश्चन ये है, आप बार बार बोल रहे हो कि क्रेडिटर्स की कमिटी बनाई जाती है, क्रेडिटर्स की कमिटी बनाई जाती है। सर आप ये बता सकते हो कि क्रेडिटर्स की जो कमिटी बनती है वो कितनी बार मीटिंग करती है? कितनी भी बार कर सकती है, जब जब उसको जरूरत लगे।
सर उसकी पहली मीटिंग कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए? आपने बोला क्रेडिटर्स की जो कमिटी है वो कितनी भी बार मीटिंग कर सकती है, जब जब उसको जरूरत लगे तब तब वो मीटिंग कर सकती है, लेकिन ये तो बता दो पहली पहली जो मीटिंग है वो कितने दिन के अंदर हो जाए? जब से वो कमिटी बनी है उसके 7 दिन के अंदर हो जाए। चलिए सर, अभी तक देखो हमें क्या समझ में आया आज की इसमें? हमें ये समझ में आ गया कि 180 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, वरना 90 दिन का एक्सटेंशन, उसके अलावा मॉरेटोरियम लग जाता है जब तक के लिए ये प्रोसेस चल रहा है और इसका पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है। जो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये पहले इंट्रीम होता है क्योंकि ये सिर्फ 30 दिनों के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन अगर और ये रिपोर्ट बनाने का काम करता है 29 दिन के अंदर, 14 दिन में इसको अपॉइंट कर लिया जाता है जब से एनसीईआरटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, 30 दिन तक काम करता है। लेकिन अगर इसको हमें लगता है कि ये सही है तो फिर उस केस में इसी को ही फाइनल बना दिया जाता है, क्रेडिटर से अप्रूवल ली जाती है 66% से और फिर एनसीईआरटी से अप्रूवल ली जाती है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अब नेक्स्ट बात आती है कि सर आखिर इसका काम क्या होता है? अरे इसका काम होता है रिजोल्यूशन प्लान बनाना। इसका काम होता है रिजोल्यूशन प्लान बनाना, मतलब कोई ऐसी स्कीम बनाना जिससे कंपनी को रिवाइव कर दे, चाहे से कंपनी को मर्ज कर दो किसी और के अंदर, या उसका टेक ओवर करवा दो, या उसकी असेट्स को बेच दो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, ऐसा कुछ भी करके, जोड़ तोड़ कुछ भी करके कंपनी को रिवाइव करना। चलिए ठीक है सर, ये काम होता है, क्योंकि इंट्रीम जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो रिपोर्ट दे गया, ये फाइनल वाला जो है वो फाइनल काम कर देगा। चलिए ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। लेकिन सर अब एक और क्वेश्चन है सर मैंने कहा बोलो भैया तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? बोले सर अब क्वेश्चन मेरा आपसे सिर्फ इतना सा ये है कि अगर कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी उसको उसने प्लान बना लिया सर, और वो ये सोच रहा है कि मैं कंपनी के एसेट्स को बेच दूं, या कंपनी के कुछ टेक ओवर करवा दूं, या फिर कंपनी का मर्जर करवा दूं, या कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें मैं किसी भी तरीके से कोई चेंज लेकर आ जाऊं। अगर ऐसा कुछ भी करना चाहता है तो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी मर्जी से कर लेगा? नहीं, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो ये लिखा हुआ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी 66%। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो प्लान बना सकता है, स्कीम बना सकता है, कंपनी के एसेट्स को बेच सकता है, कंपनी के ओनरशिप में चेंज कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज कर सकता है, कंपनी की अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर सकता है, कर तो सकता है, पर उसके लिए उसे क्रेडिटर्स की जो कमिटी है उससे 66% से रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सर आपने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाया एक बार जल्दी से उसका थोड़ा सा हमको डिस्क्रिप्शन दे दो, रिवाइज करवा दो। स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी तक देखो क्या क्या पढ़ाया। आपको मैंने बोला कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया, वो इसलिए आया कि कोई भी कंपनी अगर सिक बन गई है तो उसको रिवाइव कर दो, और अगर पॉसिबल है तो रिवाइव कर दो, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको बंद कर दो। उसके बाद में मैंने बताया कंपनी सिक कैसी हो जाती है, अगर किसी कंपनी के लॉसेज उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपनी को रिवाइव करने के लिए क्या किया जाता है, सीआईआरपी का एक प्रोसेस होता है। अगर कोई कंपनी सिक बन जाती है ना तो फिर उस केस में एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाई जाती है कि साहब हमें लगता है फलानी कंपनी सिक बन गई है, आप प्लीज उसे रिवाइव कर दो। एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर। कब लगा सकते हैं? जब कम से कम 1 करोड़ का मामला हो, कम से कम 1 करोड़ का। इनके ऊपर ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे लगाएगा। फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लगाएगा 25,000 रुपए के साथ, उसमें फॉर्म नंबर 2 में अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो उसका नाम भी दे देगा, प्रूफ देखेगा कि भैया मैं कोई फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं लगा रहा हूं, ये सब चीजें। एनसीएलटी 14 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी, और 7 डेज में जो भी उसका जवाब होगा वो आगे फॉरवर्ड कर देगी। अगर मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर का बोलूं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में डायरेक्टली एप्लीकेशन एनसीएलटी को नहीं लगती है, बल्कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो पहले उस डेटर को एक डिमांड नोटिस देता है फॉर्म नंबर 3 में अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर 4, और 10 दिन का टाइम देता है। 10 दिन में भी अगर वो पेमेंट नहीं करता या गुड्स नहीं देता है तो एनसीएलटी के पास जाते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम है, बस फॉर्म नंबर 5 और 2,000 रुपए।
और अगर मैं यहाँ पे खुद डेटर की बात करूं तो उस केस में फॉर्म नंबर 6 में 20,000 रुपए लगते हैं, बाकी का प्रोसेस एज इट इज सेम है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आज का हमने देखा कि ये टाइम लिमिट 180 दिन के अंदर, अदरवाइज 90 दिन तक का मैक्सिमम एक्सटेंशन, उसके लिए क्रेडिटर से 66% से अप्रूवल और एनसीएलटी से अप्रूवल। उसके अलावा मॉरेटोरियम लग जाता है, इसका पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको जब से एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया उसके 14 दिन में उसको अपॉइंट कर लिया जाता है, 30 दिन तक वो काम करता है जिसमें वो रिपोर्ट बना कर देता है। अगर क्रेडिटर्स की कमिटी ये चाहती है कि वही बंदा सही है और उसी को ही फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देना चाहिए तो उसको भी बना सकते हो, 66% अप्रूवल दो, एनसीएलटी से पूछ लो, अदरवाइज नया भी आ सकता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैसे भी करके कोई रिजोल्यूशन प्लान बना के कंपनी को एट लास्ट रिवाइव कर देना। लेकिन अगर ये कंपनी के किसी भी तरीके से कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता है तो उस केस में कमिटी से पूछना जरूरी होता है। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। रिजोल्यूशन प्लान बन गया, रिजोल्यूशन प्लान बन गया। किसने बनाया? या तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बनाया, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, इसकी इसने बना दिया, या फिर मान लो कि खुद फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर इन्होंने बनाकर दे दिया, क्योंकि इनका भी तो पैसा अटका है और ये भी बिजनेस में बहुत सालों से लगे हुए हैं। हो सकता है इनके पास में कोई प्लान हो जिससे ये रिवाइव हो जाए। एट लास्ट मुद्दा ये है कि अगर रिजोल्यूशन प्लान, कोई स्कीम सामने आई कि ऐसे करके कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो फिर स्टूडेंट्स उस केस में वो जो प्लान है वो तभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो तभी लागू किया जाएगा जब सीओसी, क्रेडिटर्स की जो कमिटी है वो 66% से अप्रूवल दे दे और एनसीएलटी अप्रूव कर दे। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिजोल्यूशन जो प्लान बना है उस रिजोल्यूशन प्लान को कौन अप्रूव करता है, तो दो लोग अप्रूव करते हैं, एक तो क्रेडिटर्स की कमिटी और दूसरा एनसीएलटी। तब जाकर ये इंप्लीमेंट होता है, तब जाकर ये लागू होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान करो, मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आपको एक बात बताई थी, एनसीएलटी हर वो कोशिश करता है जिससे कंपनी को रिवाइव किया जा सके, रिजोल्यूशन प्लान बन जाए, कंपनी दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग हेल्दी कंपनी बन जाए। लेकिन अगर एनसीएलटी को लगता है कि ये नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ये गर्त में जा चुकी है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर स्टूडेंट्स उस केस में जो एनसीएलटी है वो रिजेक्ट कर देती है रिजोल्यूशन प्लान को, स्कीम को, और बोलती है कि इस कंपनी को लिक्विडेट कर दो, इस कंपनी को बंद कर दो। वहां पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है उसका काम खत्म हो जाता है और लिक्विडेशन जो प्रोसेस है वो काम स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका ये जो चैप्टर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये खत्म होता है। हालांकि लिक्विडेशन वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यहां तक पूरा हो चुका है। इसके जो नोट्स है मैंने आपको पूरा स्टडी मटेरियल कवर कराया है जो आपके एग्जाम का जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने हर चीज को एग्जाम्पल से समझा है, प्रैक्टिकल वे में लेता हुआ समझा है, रिवीजन हमने साथ में किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग बार बार अच्छे से देख लें, आपको ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं लिक्विडेशन वाला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, मेरी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई देगी। नॉमिनल चार्जेस पे क्लासेस मिलती हैं, उसमें आपको क्लासेस अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, जितनी बार देखो रिवीजन करो, प्लस नोट्स मिलते हैं, प्लस हर संडे को टेस्ट होता है, प्लस वीक में 2 बार क्वेरी डिस्कशन किया जाता है, सभी बच्चों की क्वेरीज डिस्कस करी जाती है। तो स्टूडेंट्स बाकी का जो लिक्विडेशन वाला पार्ट है वो हम आगे वाली वीडियो में देख लेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड यहां पर आपका एंड होता है। थैंक यू बच्चों।